नमस्कार, स्टडी IQ IS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। संडे के दिन शाम को 5 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया हुआ है। आज हम भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन जिसको इसरो कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, जिसमें एक इसरो भी है। आप DRDO के बारे में भी सुनते हैं, ऐसे कुछ संगठन हैं। तो आज हम इसरो को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसरो की बात करें तो इसी को कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, रिसर्च का मतलब अनुसंधान होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है। तो भारत के लिए एक ऐसा संगठन जो अंतरिक्ष में अनुसंधान करता है, अंतरिक्ष के लिए अनुसंधान करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आज आप बहुत सारे इसके प्रक्षेपण यान की बात करते हैं, GSLV, MK3। इससे पहले हमको और भी बहुत सारी चीजें इसरो ने प्रदान की। GSLV, उससे पहले PSLV हुआ करता था, PSLV से पहले ASLV हुआ करता था, और सबसे पहले SLV थर्ड जो था इसका उपयोग हमने किया हुआ था। SLV 1 और SLV 2 की बात करें, ये सफल नहीं हो पाए थे, तो हमने सबसे पहले सफलता यहां से लेना प्रारंभ करी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सैटेलाइट्स बनाना यहां से चालू की। ये SLV, PSLV, ये सारे शब्द आपने कई ना कई बार सुने होंगे, तो इनके बारे में भी आज समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या होते हैं। तो यहां पर सबके आगे क्या लगा है? LV लगा है। LV का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल को हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेपण यान। अब भाई आपको अंतरिक्ष में कोई चीज भेजनी है, अब आपके पास कोई साधन ही नहीं है, तो उस चीज में जो मदद करता है वो होता है प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल। तो जब भारत ने धीरे धीरे अनुसंधान किया तो भारत के पास खुद का उस समय कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं हुआ करता था। तो हम जो है रूस की मदद से, जैसे हमने आर्यभट्ट भेजा था तो हमने रूस की मदद से भेजा था। तो भाई इसरो का काम बहुत सारी चीजों का करना है। जैसे आपको यहां पर एक सैटेलाइट दिख रही है, तो इस सैटेलाइट के जो ऊपरी भाग होता है यहां पर उपग्रह होता है। बाकी तो ये क्या है? ये पूरा रॉकेट है, ये प्रक्षेपण यान है। इसमें सॉलिड फ्यूल होगा, ठोस ईंधन होगा, द्रवित ईंधन होगा, या फिर क्रायोजेनिक। 3 स्टेजेस के अलग अलग आजकल इंजन्स यूज किए जा रहे हैं। तो प्रक्षेपण यान सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है कि भाई आपको कोई सामान अंतरिक्ष में पहुंचाना है, तो उस अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए उपग्रह बनाना बहुत जरूरी है। भाई उपग्रह को, जैसे आपने चंद्रयान तृतीय को भेजा, अब चंद्रयान तृतीय जाकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत सारी शोध करेगा। वो उसमें लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा, वो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करके देगा। लेकिन उसको वहां तक भेजने के लिए हमें लॉन्च व्हीकल भी चाहिए होते थे। तो भारत ने के इसरो ने ये भी बनाना प्रारंभ कर दिया। PSLV तो इतने लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च करता है कि कई दूसरे देश आज हमारे भारत के PSLV से भेजते हैं। तो इस तरह से इसरो ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। इसरो आज हर चीज बना रहा है जो स्पेस में जाती है, चाहे वो उपग्रह हो, चाहे उपग्रह को ले जाने के लिए प्रक्षेपण यान हो, इन प्रक्षेपण यानों में लगने वाले ईंधन हो, हर तरह की चीजें जो सेंसर्स बनते हैं, ये इसरो के अलग अलग जगह पर, शहरों में क्या है तो अलग अलग जगह पे इनके प्लांट्स हैं। इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कई संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह सामूहिक तौर पर भारत को और उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। इसकी शुरुआत से हम समझेंगे कि भाई ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसकी थोड़ी सी कहानी सुनते हैं और फिर समझते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले विश्व का ध्यान स्पेस की ओर सबसे पहले आया USSR के द्वारा। अक्टूबर माह में 1957 जब चल रहा था, क्योंकि देखिए 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला, क्योंकि पहला 14 से 18 चला था, 39 से 45 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चालू हुई जिसको आप शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर चालू हो गया। USSR जो सोवियत संघ था वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था और दूसरा अमेरिका दिखाना चाहता था। तो भाई इन्होंने अपने आप को साबित किया, इन्होंने स्पेस में सबसे पहले ये स्पुतनिक भेज दिया था। तो स्पुतनिक नाम की जो सैटेलाइट थी, उपग्रह था, वो किसके द्वारा भेजा गया था? USSR के द्वारा भेजा गया था। इसलिए अभी स्पुतनिक आप सुन रहे होंगे वैक्सीन में। तो जब रशिया ने वैक्सीन निकाली थी तो उसका नाम स्पुतनिक यही ध्यान में दिलाया था कि देखो, याद करो 1957 का समय, जब हमने उपग्रह कहां भेज दिया, हमने पृथ्वी की कक्षा से बाहर सबसे पहले हम थे जिन्होंने भेजा है। तो ये जो है जब इन्होंने भेजा तो पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और जब इनका ध्यान विश्व की ओर आकर्षित हुआ तो फिर अमेरिका को भी लगा कि हम क्यों पीछे रहेंगे। तो एक साल बाद 1958 में
अमेरिका ने अपना सबसे पहला जो उपग्रह था वो भेजा, जिसको एक्सप्लोरर 1 कहा जाता है। ये फर्स्ट यूएस सैटेलाइट है। तो सबसे पहला स्पुतनिक आया जो कि यूएसएसआर के द्वारा था, फिर आया एक्सप्लोरर 1 जो अमेरिका भी पीछे कहां रहा, भारत भी आजाद हो चुका था। तो उस समय भारत बहुत दूसरी समस्याओं से जूझ रहा था। भारत में गरीबी थी, बेरोजगारी थी, खाद्यान्न समस्या हुआ करती थी। एक हमारा पड़ोसी और बन चुका था जिसका नाम था पाकिस्तान, इससे भी लगातार समस्या होती रहती थी। तो किसी ने भी स्पेस की तरफ जो है ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन इस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विक्रम साराभाई। ये बार बार बोलते रहते थे नेहरू जी को, उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे, तो नेहरू जी को कई बार समझाते थे कि भाई अमेरिका को देखिए, यूएसएसआर को देखिए, इन्होंने इतना ज्यादा इस पे जो शोध कर रहे हैं, कई तरह का निवेश कर रहे हैं, इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। तो इन्होंने थोड़ा सा यकीन दिलाया। और उसके बाद 1962 में इन दोनों देशों की घटना के बाद भारत को भी एक सौगात मिली। 1957 की यह घटना और 1958 की यह घटना, इन दोनों ही समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसी समय ये घटनाएं हुई। तो उन्हीं के तत्वाधान में एक संगठन बनाया गया जिसको इंस्कोस्पार कहा जाता है, और वो पूरी तरह से विक्रम साराभाई हैंडल करते थे। तो 1962 में स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए शोध करने के लिए कुछ साइंटिस्टों का ग्रुप मिला और इसको इंस्कोस्पार कहा गया। तो ये जो तारीख है इसरो बनने की, यहीं से शुरू हुई। तो इसरो बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है किसने? इंस्कोस्पार ने, जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी यानी भारत के राष्ट्रीय एक समिति है जो किसके लिए काम करेगी? अंतरिक्ष के अनुसंधान के लिए करेगी, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अंतर्गत रखा गया था। यह वर्ष याद रख लीजिए, 1962 की घटना थी। 1963 में 21 नवंबर के दिन फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया टर्ल्स से। तो ये भारत का ही एक स्थान है जहां पर आपने अभी कई बार, अभी जब चंद्रयान तृतीय जब भेजा जा रहा था, तो आपने सोशल मीडिया पे एक इमेज देखी होगी कि साइकिल से साउंडिंग रॉकेट लेकर जाया जा रहा था। ये उसी समय की घटना है। तो 1962 से स्पेस रिसर्च चालू हो गई थी, और जो थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर है, केरला के पास है, वहां से ये पहला साउंडिंग रॉकेट भेजा गया था थुम्बा नाम के शहर से। 1965 में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा में ही स्टैब्लिश कर दिया गया, जिसको SSTC कहा जाता है। तो इस तरीके से इसरो के एक एक अंग की बनने की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले विक्रम साराभाई ने कन्विंस किया किसको? जवाहरलाल नेहरू को, कि भारत भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कुछ कदम उठाए। और यह कदम उठाया गया पहला 1 जनवरी 1962 को इंस्कोस्पार बनाकर। सबसे पहला लॉन्चिंग रॉकेट 21 नवंबर को भेजा गया था, साउंडिंग रॉकेट, जिसको थुम्बा इक्वेटोरियल जो सेंटर था वहां से भेजा गया था। इसके अलावा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर जो है ये थुम्बा में ही स्टैब्लिश किया गया 1965 में। 1967 आते आते सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में बनाया गया। तो सैटेलाइट यानी उपग्रह के लिए जो संचार होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, उसके लिए एक स्टेशन बनाया गया अहमदाबाद के अंतर्गत। और यही इंस्कोबार आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इसरो का नाम ले लेती है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बनी वो कब बन गई? तो 1969 में बन गई। और इसको किसके अंतर्गत रखा गया? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से भी अगर हम देखते हैं तो जो आपका विभाग है परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ, एटॉमिक एनर्जी से, इस समय इसको हेड करते थे होमी जहांगीर भाभा। अभी हाल ही में आपने एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था रॉकेट बॉयज, उसमें इन दोनों की कहानी बताई गई थी, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई की। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप वाइज ये इस चीज का गठन हुआ है, और आज हम इसरो की बहुत सारी महत्वाकांक्षी चीजें देखने को मिल रही है हमें। तो यहां से ये पूरा का पूरा क्रमबद्ध तरीके से शुरू हुआ। तो 1962 में इंस्कोस्पार बनना, फिर साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च होना, फिर स्पेस जो साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर है इसका एस्टैब्लिश थुम्बा में होना, और 1967 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ सेंटर अहमदाबाद में बनना, 1969 में इसरो का गठन हो जाना। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, P2I बैच, स्टडी IQ का एक बहुत ही खास बैच है P2I, जो आपका 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, आप इसको यूज करेंगे तो 29,999 में ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको दिल्ली आने का मौका, लाइव क्लासेस, लगभग 1700 घंटे से ज्यादा की क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, बुक्स वगैरह, ये सारी चीजें आपके घर पहुंच सकती हैं।
हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में सारी ही चीज़ों में अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस शाम 6 बजे से होती हैं। 31 जुलाई इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, तो जल्दी से वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो जैसा हमने बात करी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस की प्रतिस्पर्धा रही, और उन्होंने जब स्पुतनिक और एक्सप्लोरर 1 पेश किया स्पेस में, तो हमने भी प्रारंभ कर दिया अपना काम करना। तो भाई इसरो की जो मूलतः स्थापना देखने मिलती है वो 15 अगस्त 1962 को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में हुई थी, जो कि आपका 1 जनवरी से इसके ऊपर काम होना चालू हो गया था। और 15 अगस्त को एक तरीके से जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो वहां से बताया गया था कि हम जो है एक समिति बना चुके हैं और इस तरीके से काम कर रही है। और यही अगर इसको देखा जाए तो आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इंस्कोस्पार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया, जो मैंने आपको पूरी टाइमलाइन दिखाई। तो 15 अगस्त को घोषणा हुई कि भाई अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए हमने एक समिति बनाई है जिसका नाम है इंस्कोस्पार, और यही आगे चलकर क्या बन जा रही है, इसरो का नाम ले रही है। और उस समय मैंने आपको यह बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना थी, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन के लिए जाना जाता है। लेकिन ये इस समय किसके अंतर्गत आता था, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के जो निदेशक थे होमी भाभा ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंस्कोस्पार का गठन किया, और इंस्कोस्पार में डॉक्टर साराभाई को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं भारत के, चाहे होमी जहांगीर भाभा की बात करें, चाहे विक्रम साराभाई की बात करें। इन्हीं पर मैंने आपको बताया था एक वेब सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज, इसमें इन दोनों की कहानी बताई गई है, जिसमें विक्रम साराभाई भी हैं, होमी जहांगीर भाभा भी हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखते हैं तो देखने मिलता है कि भाई इसरो के अंतर्गत सबसे पहले उपग्रहों की होड़ हुई, उपग्रह बनाना इन्होंने प्रारंभ किए, और आर्यभट्ट नाम का जो उपग्रह था उसको रशिया की मदद से इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद फिर इन्होंने प्रक्षेपण यान, क्योंकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, तो इन्होंने खुद से बनाना चालू किया। तो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यान पहला असफल रहा, SLV-2 भी असफल रहा, और तीसरा जो था SLV-3 ये हमारा सफल हुआ। इसके बाद हमने ASLV बनाया जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। इसके बाद हमने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और आज हम GSLV के ही बाहुबली रॉकेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, MK3 का। तो इस तरीके से इसरो ने प्रक्षेपण यानों में भी काफी उन्नति की है। इसके अलावा अगर कार्यों की बात करें तो आपको मिलेगा कि इसके लिए यहां पर एक स्टेटमेंट है, आदर्श वाक्य है, इसको ध्यान से याद रख लीजिए कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी आपका ह्यूमन काइंड के लिए जो सर्विस में है आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो भी आप इस तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद इनके कार्य की बात करें तो भाई इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। तो ये बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया था तब। इसके अलावा इसका लक्ष्य जो है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। इसके अलावा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको ACL कहा जाता है, अंतरिक्ष उत्पाद जैसे बहुत सारी चीजें अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, जिसमें सेंसर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, कई तरह के उसमें इंजन्स के जो सपोर्टर्स होते हैं, रोवर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, ऐसी तमाम सारी चीजें जो होती हैं ये अंतरिक्ष उत्पाद, तकनीकी परामर्श सेवाएं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा इसके प्रचार एवं वाणिज्य दोहन हेतु इसरो की एक विपणन शाखा है। तो भाई इसी के जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें कई तरह की टेक्नोलॉजीज का हस्तांतरण ट्रांसफर होता है, तो ये किसके तहत होता है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। इसके अलावा अभी कौन है इसका हेड, तो S सोमनाथ जी जो हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। K सिवान जी पहले हुआ करते थे। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है भेजा गया है स्पेस में, अब वो चंद्रमा में पहुंचेगा अगस्त माह में। कार्यों की बात करें तो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों का विकास करना ये है। इसके अलावा स्वदेशी उपग्रह तथा उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास करना, जैसा किया ही है। हमने शुरुआत SLV-3 से की थी, पहले तो हमने SLV-1-2 भी किया, लेकिन हम धीरे धीरे ASLV पर बढ़े, फिर PSLV पे बढ़े और आज हम GSLV जैसे
मजबूत रॉकेटों तक पहुंच चुके हैं, जो बहुत आसानी से हमारे उपग्रहों को बहुत तेजी से भेज देती है। इसके अलावा दूरदर्शन का प्रसारण जो होता है, दूर संचार, मौसम विज्ञान उपयोगों के लिए आप बताते हैं ना कि भाई 4 दिन बाद यहाँ पर कोई चक्रवात आने वाला है, तो ये सारी जानकारियां कौन देता है? हमें इसरो ही देता है। तो भाई मौसम विज्ञान उपयोगों के लिए संचार उपग्रह, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन उपग्रह, जिनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का मतलब यही होता है कि भाई किसी जगह जाए बिना वहां की सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर देना। अब कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है तो उसका आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? सुदूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग, जैसे आपका रिमोट होता है कि दूर से ही आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये सैटेलाइट भी हर तरह की जानकारी कि यहाँ मिट्टी कैसी है, मिट्टी में नमी कैसी है, यहाँ पर पेट्रोलियम मिल सकता है कि नहीं, कोयला मिल सकता है कि नहीं, ऐसी सारी चीजें ये सैटेलाइट्स बताती हैं। और उनके प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारे कार्य इसरो के हैं। इसरो में अगर हम बात करें तो फरवरी 2017 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने एक इतिहास रचा है कि भाई इसरो ने अपनी 39वीं उड़ान में इतिहास रचते हुए PSLV C-37, याद रख लीजिए PSLV की बात कर रहे हैं, C-37 का जब इन्होंने उपयोग किया था, इसके द्वारा इसरो ने एक ही रॉकेट के माध्यम से 104 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया था। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही इसरो के साथ। और इससे पहले एक अंतरिक्ष अभियान में इतने उपग्रह एक साथ नहीं छोड़े गए थे। इससे पहले रूस का एक रिकॉर्ड था, इससे पहले अब तक किसी एक अभियान में सबसे ज्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रहों को भेजा था। और भारत ने कितने उपग्रह भेज दिए? S-37 में 104 उपग्रह भेज दिए थे अपनी 39वीं उड़ान में। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इसरो के नाम पे। इसरो के कई मिशंस भी रहे, जिनमें मंगलयान पर भी एक मूवी आई थी, आपने सुना होगा। दिसंबर 2014 में मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया था। और इसका खर्चा बताया जा रहा था कि एक ऑटो से जैसे पहुंचा जाए उतने कम खर्चे में हमने काम कर लिया था, जिसमें हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज नहीं बन पाती हैं। इतने कम खर्चे में हमने मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक किया। यह भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और मंगल ग्रह को प्रथम सफल प्रयासों में उसकी कक्षा में स्थापित करने से यह इसरो का विश्व रिकॉर्ड है। और इस प्रकार की उपलब्धि विश्व के किसी अन्य देश के नाम दर्ज नहीं है। दोनों ही तरीके से पहली बार में पहुंचाना और इतनी कम लागत में पहुंचाना, तो इसरो के मिशन काफी सफल रहे हैं। कुछ फ्यूचर मिशन है, अभी जैसे चंद्रयान तृतीय की बात करें, ये तो अभी प्रोसेसिंग में है। 23-24 अगस्त तक इसके पहुंचने की संभावना है, तो ये भी सफल होने के लिए ही दरकरार पे है। इसके अलावा गगनयान मिशन, इसके अलावा आदित्य L1 मिशन जिसे सूर्य के पास भेजना है, शुक्रयान मिशन, मंगलयान मिशन 2, ये सारे इसरो के जो भविष्य में होने वाले मिशन हैं उनकी लिस्ट है। तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो इसरो को आती है वो आती है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर चाइना का बजट देखें, अमेरिका का बजट देखें, रूस का बजट देखें, तो उनके बजट से हमारा बहुत ही कम बजट है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो वित्त संबंधी चुनौतियां चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों की तुलना में इसरो को बजट के माध्यम से अपेक्षाकृत कम धनराशि आवंटित की जाती है, क्योंकि हमारे देश में दूसरे विषयों पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। उसके बाद भी हमारा इसरो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का अभाव है। जो बाकी देश हैं, जैसे नासा यूज कर रहा है, स्पेस एक्स यूज कर रहा है, उनमें कई प्रौद्योगिकी भारत के अंतर्गत अभी विकसित ही नहीं हुई है। तो ये भी एक चुनौती इसको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा समय का अभाव, अर्थात अपने महत्वाकांक्षी मिशनों को लॉन्च करने के लिए इसरो के पास पर्याप्त समय नहीं है। इसमें कई बार चीन आगे हमसे निकल जाता है, जापान निकल जाता है, तो ये सारी चुनौतियां फेस करनी होती हैं। इसके अलावा कुशल मानव संसाधन की कमी, कई महत्वपूर्ण, ये देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हम इसरो के साइंटिस्ट का यहाँ पे अनादर कर रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि भारत में कई ऐसे अच्छे साइंटिस्ट होते हैं जिनको दूसरी संस्था, नासा जैसी कई स्पेस कंपनियां हैं, जाक्सा जैसी, यहां पर वो चले जाते हैं और उनको वहां पर काफी ज्यादा पैसा मिलता है। एक वजह यह भी रहती है। तो इसके कारण भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है साइंटिस्ट का, जितने अच्छे यहां से वैज्ञानिक निकल रहे हैं, वो इसरो को नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुशल मानव संसाधन की भी यहां पर कमी हो जाती है। तो उस कारण जितने लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो यद्यपि इसरो के पास कुशल मानव संसाधन है, किंतु अन्य देशों की परिप्रेक्ष्य में इसरो का मानव संसाधन तंत्र उतना सक्षम नहीं होता है, क्योंकि इंडिया से ही निकलकर नासा के लिए काम कर रहे कई साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन तमाम सारी चुनौती के बावजूद इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सूत्रधार है और मंगलयान जैसे विभिन्न मिशनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसरो अपनी प्रतिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जैसा मंगलयान में भी किया। और अभी चंद्रयान तृतीय को भी भारत पहला ही देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के भेज रहा है।
और वहां पर सारी शोध करेगा। तो इसरो के पास काफी सारी चुनौतियां, और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एज ए स्टूडेंट हमको भी देखना है कि भाई हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, हमें भी कई संसाधनों की कमी रहेगी, लेकिन इसरो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इतने कम चीजों में भी वो अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहा है और कई दूसरे देशों से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमने ही विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो संसाधन काम तो आते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव से हम सफलता हासिल ना कर पाए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। इसरो इसका साफ सुथरा उदाहरण है। इसके अलावा एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा ही, तो इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर यहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मेरी मेल आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इन पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो P2I बैच आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ाता हूं। इसके अलावा मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको आप यूज करेंगे तो 29,999 में कोर्स मिल जाएगा। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 6 बजे शाम से ये बैच शुरू हो जाता है। तो आप इस जाकर जल्दी से एनरोल कर लीजिए। कोई भी डाउट्स आते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए तो आपको बाकी जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।